हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 17 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका हमारे प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का है वो है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये क्या है? QRSM इसका शॉर्ट नाम है, फुल फॉर्म क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसके विषय में नॉर्मली हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि QRSM है क्या, इसको किसने डिज़ाइन किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो पहली बात, इसको किसने डिज़ाइन किया है, किसने टेस्ट फायर किया है, तो हमें पता है QRSM को डिज़ाइन किया है DRDO ने। ये है क्या? ये असल में एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मतलब ज़मीन से आकाश की ओर मारक क्षमता रखने वाला मिसाइल सिस्टम है। तो इसका काम क्या होगा? मान लीजिए कोई अटैक, धरती आपकी आर्मी मूव कर रही है, उसके ऊपर कोई ऊंचाई से या कहीं से भी मिसाइल कोई दाग दे, तो उनके टैंक के कोई टुकड़े जा रहे हैं या फिर फौजी मूव कर रहे हैं, तो उनको अटैक से बचाने का काम वो करेगी ये मिसाइल सिस्टम। यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो बहुत जल्दी ट्रैक करके, बाहर से कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा है अगर, तो उसको जल्दी से ट्रैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, मतलब उसको ऊपर ही ख़त्म कर देगी। इसका काम क्या है? प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करना आर्मी के आर्मर्ड कॉलम्स को, मतलब लेट्स से टैंक्स जा रहे हैं या आपके कुछ मिसाइल इक्विपमेंट्स जा रहे हैं, जिनको सेफ्टी प्रोवाइड करना कि बाहर से कोई रॉकेट या कोई मिसाइल उनके ऊपर गिर ना जाए। तो ये जो सेटअप है, इसकी खास बात क्या है? इंडिया के पास तो ऑलरेडी कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, कई ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ऑलरेडी हैं। तो देखिए, इसकी खास बात क्या है कि ये कनिस्टर बेस्ड सिस्टम है। जो भी कनिस्टर बेस्ड सिस्टम होता है वो क्विकली मूव किया जा सकता है। आप उसको एक ट्रक के ऊपर रख के आराम से मूव करा सकते हैं, ईजिली मोबाइल होता है और ये एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है, मतलब आप इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। आप ज़्यादा देर तक इसको रख सकते हैं। ठीक है, आपने इसको माउंट कर लिया, अपने जो भी आपकी व्हीकल है उसके ऊपर माउंट करके आप अपने साथ लेके चल सकते हैं। आपके बाकी गाड़ियों का जत्था साथ होगा, साथ में ये आपके साथ मूव करेगा। तो इसके अंदर 2 रडार सिस्टम होते हैं, एक होता है एक्टिव अरे बैटरी सर्वेलेंस रडार और एक होता है एक्टिव अरे मल्टी फंक्शन रडार, जिसमें कि लॉन्चर लगा होता है। तो क्या करेंगे भाई ये 2 रडार? एक तो नाम से ही क्लियर है, एक सर्विलेंस का काम करते हैं कि भाई कहीं कुछ आ तो नहीं रहा, और दूसरा आपका मल्टी फंक्शन रडार होगा जो उसको ट्रैक करके, उसके ऊपर अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब कोई अगर आउटसाइड से आ रहा है तो हमारा एक रडार उसे ट्रैक करेगा और दूसरा जाके अपने लॉन्चर के साथ उससे जाकर उसको टकरा देगा और वो खत्म हो जाएंगे। तो ये रडार 360 डिग्री कवरेज देते हैं, सर्च ऑन मूव और ट्रैक ऑन मूव कैपेबिलिटी के साथ। ये इनकी खास बात है। क्या खास बात है? 360 डिग्री कवरेज, मतलब टोटल आपको चारों तरफ से आपको एक रक्षा प्रोवाइड करेगा। ये सर्च ऑन मूव एंड ट्रैक ऑन मूव कैपेबिलिटी, मतलब जब ये आपका जो कनिस्टर बेस्ड आपका जो मिसाइल सिस्टम है जब मूव कर रहा है, तभी साथ साथ ये मूव भी कर सकता है और ट्रैक भी करता रह सकता है। तो जो गाड़ियों का जत्था या अगर कोई आर्मरी आपकी मूव कर रही है बैटल फील्ड में, तो ये आपको बचाव भी देगा और साथ साथ ट्रैक भी कर सकते हैं आसपास कहाँ पर कोई ऐसा दुश्मनों का जत्था है या कोई ऐसी मिसाइल है जो प्रोजेक्टाइल है जो हिट कर सकते हैं उनको, उसके केस में तो बहुत ही कारगर हो सकती है, स्पेसिफिकली शॉर्ट रेंज में। और इसकी रेंज क्या है? 25 से 30 किलोमीटर। और इसलिए इसका नाम क्या है? QRSM, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगली बात आ रही है बिरसा मुंडा के बारे में। आर्टिकल आया है, न्यूज़ में है। बिरसा मुंडा कौन है? एक ट्राइबल लीडर है झारखंड के स्पेसिफिकली, और प्राइम मिनिस्टर ने इनको 15 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट्स पे किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एक फोक हीरो थे ऑब्वियसली झारखंड के, और जो ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें बड़ा रोल था इनका। और इन्होंने मुख्यतः रूप से जो एक मिलेनियरियन मूवमेंट थी बिहार झारखंड की बेल्ट में, उसको स्पेयरहेड किया था। अब मिलेनियरियन मूवमेंट क्या है? देखिए, जो ट्राइबल्स लोग हुआ करते थे उन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज इनिशियली टाइम में कन्वर्ट कर लिया करती थी क्रिश्चियनिटी में। कब की बात हो रही है? 19th सेंचुरी की बात हो रही है, लेट 19th सेंचुरी, 1875-80 इस टाइम के आसपास की बात हो रही है। तो इनको कन्वर्ट कर लिया जाता था। और उसके बाद कन्वर्ट कैसे होंगे भाई? या तो स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं या कोई ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं या डरा के या किसी और तरीके से कन्वर्ट कर लिया जाता था। तो क्रिश्चियनिटी के साथ हमेशा जो मूवमेंट होती है, जब नया चेंज आता है तो उसको हम मिलेनियरियन मूवमेंट कहते हैं। लेकिन बिरसा मुंडा के केस में इन्होंने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, और ऑब्वियसली जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें भी इनका रोल था। ट्राइबल्स की फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी और इन्होंने एक नया रिलीजन भी एक तरह से स्टार्ट किया था। इनको धरती आभा भी कहते थे, यानी अर्थ फादर, यानी पृथ्वी के पिता हैं ये। इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था एज अ गॉड। इन्होंने एक नया सेटअप चलाया था ट्राइबल्स के बीच में, जहाँ की इनको दैवीय माना जाता था कि भाई ये बहुत ही शक्ति रखते हैं। इन्होंने कोशिश की थी कि उस नए रिलीजन के हिसाब से, नए सिस्टम के हिसाब से ट्राइबल सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज किया जाए। क्या किया जाए कि रीऑर्गेनाइज आप कैसे करोगे? जो ट्राइबल सोसाइटी की डिसबिलीफ्स थी उनको बंद किया जाए। क्या डिसबिलीफ्स थी? जैसे विचक्राफ्ट हो गया, शराब हो गया, इन सब से दूर करने की कोशिश उन्होंने की थी। और कोशिश की थी कि लोग प्रेयर्स करें, भगवान में विश्वास रखें और एक कोड ऑफ कंडक्ट रखें। और इनको जो लोग फॉलो करते थे उन्हें बिरसायत भी कहते थे।
जो बिरसा के फॉलोअर्स थे, बिरसाइट भी कहते थे। और इन्होंने एक नई मूवमेंट भी शुरू की थी जिसको उलुगुलान कहते थे। ये यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन में भी आया था उलुगुलान शायद, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है ग्रेट टमल्ट। और इनकी जो मूवमेंट थी अंग्रेजों के खिलाफ, जो एक्सप्लॉयटेशन आउटसाइडर्स कर रहे थे आके ट्राइबल्स का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पेसिफिकली जो टेनेसी एक्ट उन्होंने पास कराया था, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 में, उसके खिलाफ इन्होंने एक पूरा मोर्चा खोल लिया था और काफ़ी दिनों तक इनकी लड़ाइयाँ चली थी अंग्रेज़ों के साथ। और ट्राइबल पीपल को जो रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि वो लैंड नॉन ट्राइबल पीपल को दें मजबूरी में, और उनको उन्हीं की ज़मीन पे लेबर बना दिया गया था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो आपको याद होना चाहिए कि बिरसा मुंडा की मूवमेंट का नाम क्या था, एक इस बार क्वेश्चन आया ही है पहले, उलगुलन। और जो इनके फॉलोअर्स थे उन्हें बिरसाइट कहते थे। और इन्होंने किस पीरियड में मूवमेंट को लीड किया था और किन किन चीज़ों के खिलाफ मूव किया था। अगला आर्टिकल जो है वो है जो बिहार इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर्स दोबारा नीतीश कुमार को नियुक्त किया गया है, और ये 4वीं बार लगातार वो सीएम बन रहे हैं बिहार के। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली रिवाइज करना कि भाई चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कौन करता है। सबसे पहली बात, चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट करते हैं। किस आर्टिकल के तहत उनको अपॉइंट किया जाता है, तो आर्टिकल 164 के तहत उनको अपॉइंट किया जाता है, जिसके हिसाब से कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, उनमें एक चीफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि गवर्नर को एडवाइज करेंगे और एड करेंगे किस चीज़ में, गवर्नर। चीफ मिनिस्टर कौन हो सकता है, जनरल इलेक्शंस के बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन होते हैं, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करती है और वो गवर्नर के पास उनका नाम भेजती है और उनको गवर्नर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। इसमें क्लॉज ये है कि अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो जो गवर्नर है वहाँ की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट कर सकते हैं फॉर्मली जाके कि भाई आप आइए गवर्नमेंट बनाइए, दिखाइए आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं। तो अगर उनके पास मेजॉरिटी होगी तो उनकी गवर्नमेंट रहेगी। खास बात यह है कि जो टेन्योर होता है चीफ मिनिस्टर का वो होता है अंडर द प्लेजर ऑफ गवर्नर, लेकिन वो तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक कि वो मेजॉरिटी के लीडर हैं स्टेट असेंबली में। तो ये सब बेसिक बातें हैं, पॉलिटी में आपने पढ़ी ही होंगी, ज़रा इस पर डिस्कस करने का भी की ज़रूरत नहीं है। करंट के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस आर्टिकल के थ्रू काम करते हैं, गवर्नर किस केस में उनको डिसमिस कर सकता है, और स्टेट और क्या क्या प्रोसीजर है जिसके तहत गवर्नर को वो सहयोग करते हैं। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, वो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, वो गवर्नर को कम्युनिकेट करते हैं क्या क्या हाउस में चल रहा है, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वो डायरेक्ट करते हैं, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके वो रिकमेंड करते हैं कि क्या कब डिसोल्यूशन होना चाहिए जो असेंबली है उसका, और या जो भी एडवाइजरी गवर्नर को मिलती है रिगार्डिंग कब सेशन होल्ड होगा, कब सेशन नहीं होगा, या कौन सी पॉलिसीज़ आ रही हैं, वो सब काम चीफ मिनिस्टर का होता है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अगला आर्टिकल वो इंपॉर्टेंट है, वो है RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसका हिस्सा भारत भी पहले होने वाला था लेकिन भारत ने बाद में मना कर दिया था, और हाल में ये एग्रीमेंट साइन हो गई है आसियान और 5 देशों में मिलके। तो पहले ASEAN + 6 कंट्रीज थी जो इसमें हिस्सेदारी लेने वाली थी, जो लोग शुरू से इसको नेगोशिएट कर रही थी। यानी ये ASEAN+ ग्रुप का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके तहत आसियान की 10 कंट्रीज़ और 6 अलग कंट्रीज़ थी, जिनमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया थी। यानी यहाँ पर एक इंडिया प्लस थी जो कि इंडिया हट गई क्योंकि इंडिया ने RCEP ज्वाइन नहीं किया। तो ये जो अभी जो ट्रेड ब्लॉक बना है उसका नाम है RCEP, यानी आसियान और इन 5 देशों का ट्रेड ग्रुप है जिनमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इस ग्रुप में लगभग 30% ग्लोबल GDP में हिस्सेदारी है और ये अभी तक की लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो हुई है दुनिया में कहीं। क्यों हुई है भाई ये ट्रेड एग्रीमेंट? इसका काम है कि ऑब्वियसली ट्रेड को बढ़ावा देना। अब ट्रेड को बढ़ावा कैसे देंगे? ट्रेड को बढ़ावा तभी दिया जा सकेगा कि जब बॉर्डर्स थोड़े ज़्यादा ओपन हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो गुड्स को मूव करने में। यानी आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव और इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो जिसके तहत आप इजीली रीजनल ट्रेड कर पाए, इन्वेस्टमेंट इजीली मूव कर पाए। इसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए भाई? एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। रूल्स अगर आसान होंगे, टैरिफ ज़्यादा नहीं होगा तो इजीली लोग आपस में ट्रेड कर पाएंगे और यही इनका काम है। ये अलाउ करता है कॉमन सेट ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन, क्वालिटी ऑफ टैरिफ रिडक्शन। इसके अलावा आपके पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको सेफगार्ड करने की बात आ गई। फाइनेंशियल सर्विसेज, ई-कॉमर्स या प्रोफेशनल सर्विसेज में एक कॉमन या एक कॉमनली रीच्ड एग्रीमेंट के तहत काम किया जाएगा इन सभी मार्केट्स में। अब इससे भारत के लिए क्या समस्या थी? अब देखिए, जब भी आप बात करें कि एक टैरिफ रिडक्शन की बात आएगी तो ऑब्वियसली उस देश से जो सामान इंपोर्ट होगा उसके ऊपर कोई आप विशेष कर नहीं लगाएंगे, वो चीज़ें सस्ते दरों पर आपके मार्केट में आ जाएंगी। पर इंडिया का कहना था कि चाइना जैसा मार्केट जो बहुत सस्ते दरों पर डंपिंग करता है चीज़ों की दूसरे देशों में, क्योंकि उसके पास चाइना के पास एक लंबी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ बहुत सारा इन्वेंट्री में सामान पड़ा हुआ है। इतना उन्होंने आउटपुट ले लिया जितना वो बेच नहीं पा रहे, और स्पेसिफिकली पोस्ट जो कोरोना है उसके बाद तो और ज़्यादा उनके पास गुड्स की इन्वेंट्री है जो वो डंप कर
सकते हैं मार्केट में और अपने इंडस्ट्रीज़ को वो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं, जिससे कि उनकी प्राइस बहुत घट जाती है और उससे वो जो जिस देश में वो डंपिंग कर रहे हैं वहाँ तो फैक्ट्री कोई चल ही नहीं पाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में बिस्किट जो कंपनीज खुल रही हैं, जो मान लीजिए आप एक पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपये का है और वो पार्ले जी के बिस्किट्स के बदले में चाइना का कोई बिस्किट आए, वो उनको सब्सिडी देके उसके दाम घटा दे और इंडिया में उसको 2 रुपये में बेचें, तो लोग ऑब्वियसली उनका बिस्किट खाएंगे। और एक पॉइंट आएगा कि जब पार्ले जी की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि वो बिस्किट बिकेंगे नहीं, क्योंकि वो महंगा है, और वो 5 से कम उसको कर नहीं सकते क्योंकि उनको इनपुट इतना ज़्यादा कॉस्ट हाई है और चाइना अपने इनपुट पे सब्सिडी दे रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब पार्ले जी बंद हो जाएगी और उसके बाद जो बिस्किट मार्केट है उसके ऊपर चाइनीज़ बिस्किट का कब्जा हो जाएगा और तब जाके वो उसके प्राइस बढ़ा देंगे। तो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है, ये डंपिंग की जाती है गुड्स की अपने मार्केट से निकाल के इंडिया में थोपने की या दूसरे देशों में थोपने की। तो इंडिया ने इसका विरोध किया था। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशन है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो इंडिया में थोड़े डिफरेंट है चाइना के मुकाबले, या कई और देश जो जापान है उसके केस में भी भारत को समस्याएं रही थी आरसीईपी में। तो इसलिए इंडिया ने पिछली बार कहा था कि हमें ये चाइनीज़ गुड्स जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं इससे खतरा है, इसलिए हम अभी ये साइन नहीं कर सकते। तो आपके लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि आरसीईपी के मेंबर्स कौन से हैं, यानी 10+5 इन सब के नाम आपको पता होना चाहिए। और इंडिया ने इससे ऑब्वियसली हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि अगर नेगोशिएशन की जा सकती है, वे भी अगर इंडिया के जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया गया। तो आरसीईपी के मेंबर स्टेट्स ने भी ऐसा बोला है कि हम इंडिया को अपने नेगोशिएशन में शामिल करना चाहेंगे अगर वो इंक्लूड होना चाहें। तो खास बात यह है कि इंडिया हमेशा से इसका मेंबर रहा है और इंडिया की मोस्टली आसियान के साथ पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और जिन देशों के साथ नहीं भी है उनके साथ बात चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की। तो ये तो हो गई कहानी आरसीईपी की। अगला आर्टिकल है ट्रिस्टन दा कुना के बारे में। ट्रिस्टन दा कुना लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टेड मेरीन रिजर्व है जो कि कहाँ अवस्थित है, तो वो है अटलांटिक ओशन में। अब इसकी खास बात क्या है, क्यों इतना ये न्यूज़ में रहा है? खास बात ये कि इसमें बहुत ही कम लोग रह रहे हैं, केवल 300 से भी कम लोग यहाँ रहते हैं और ये ऑलमोस्ट जो साउथ अटलांटिक है उससे 600 माइल की दूरी पर है। मतलब एक तरह से ऐसी रीजन में जहाँ इसके आसपास कोई लैंड मास नहीं है। और ये यूके की आइसोलेटेड एक टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी। मतलब यूके के ऑब्वियसली कुछ आइलैंड्स पे कब्जा है, अलग अलग आइलैंड्स में, उन्हें हम यूके ओवरसीज टेरिटरी कहते हैं। तो ऑब्वियसली यूके जो है यूरोप में है, पर उसके कुछ ओवरसीज टेरिटरीज आइलैंड्स हैं जहां उन्होंने कब्जा अभी तक कर रखा है। उनमें से एक है ट्रिस्टन दा कुना और ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशन में। ठीक है, खास बात यह है कि इसकी लोकेशन क्या है, पहले एक बार देख लीजिए। ये इसकी लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा, ये एक ऐसी लोकेशन में जो बहुत दूर है। देखिए 1500 माइल यहाँ पर है, 2000 माइल 2100 माइल यहाँ पर है। तो ये ट्रिस्टन दा कुना की लोकेशन है। इसके आसपास जो नियरेस्ट में जो आइलैंड है वो सेंट हेलेना है, वो भी लगभग 1200 माइल दूर है। तो बहुत एक डिस्टेंट लोकेशन पे ये, यहाँ इसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ बहुत सारे सी बर्ड्स। और ख़ास बात यहाँ ये है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इनएक्सेसिबल आइलैंड है, इसे पहुँचना बहुत मुश्किल है। और ख़ास बात इसकी है कि यूके ने इसको ब्लू बेल्ट प्रोग्राम के अंदर डाला है, जिसके तहत ये दुनिया की लार्जेस्ट नो टेक जोन है अटलांटिक का। मतलब यहाँ पर आप फिशिंग नहीं कर सकते, माइनिंग नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर आप फिशिंग नहीं करेंगे, क्रॉलिंग नहीं करेंगे, सैंड माइनिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इससे होता क्या भाई, यहाँ जो भी इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो भी इकोलॉजी है काफ़ी सेंसिटिव है, जो लोकेशन है वो पहले बता रही है। तो इस सेंसिटिव लोकेशन की सेफ गार्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दुनिया का चौथा और अटलांटिक का सबसे बड़ा ये ऐसा लोकेशन है जो कि नो टेक जोन है, जहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते, यानी कुछ ले नहीं जा सकते यहाँ से आप। तो ये किस लिए किया गया है, यहाँ की सेफ गार्ड करने के लिए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लोकेशन पता हो कहाँ पर है ये। ट्रिस्टन दा कुना, ट्रिस्टन दा कुना है साउथ अटलांटिक ओशन में। इसके नियरेस्ट कौन सा आप कह सकते हैं आइलैंड है, तो सेंट हेलेना है। और केप टाउन के नियरेस्ट है ये। ठीक है, तो केप टाउन के नियरेस्ट है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पास है, फिर भी बहुत दूर है ये। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है लोकेटेड, किस सी में और किस आइलैंड के पास है और ये किस कॉन्टिनेंट के पास है। तो ये हो गई इसकी कहानी। अगला आर्टिकल है वो है लोनार लेक के बारे में। लोनार लेक कहाँ है आपको पता होना चाहिए, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। और जो सूर सरोवर है आगरा में, दोनों को डिक्लेयर किया गया है रामसार साइट्स। रामसार साइट्स क्या होती है, रामसार किस जगह का नाम है, पहले आपको ही पता हो। देखिए पहले बात करते हैं रामसार के बारे में। रामसार एक शहर है जो कि ईरान में है। यहाँ जो कन्वेंशन हुआ था रामसार में, उसके तहत जो भी वेटलैंड्स हैं जिनको कंजर्वेशन की आवश्यकता है, लोकल या नेशनल या इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू, उनको इसके अंदर डाला जाता है और कोशिश की जाती है उनको सेफगार्ड करने की, उनको और ज़्यादा डेवलप करने की। हाल में 2 नए इस रामसार लिस्ट में 2 जगहों को जोड़ा गया है, जिनका नाम ऑब्वियसली सूर सरोवर आगरा और लोनार लेक महाराष्ट्र को है। लोनार लेक को मीटियोर लेक भी कहते हैं
क्योंकि कहा जाता है कि मीटियोर गिरा से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और बाद में उसमें पानी भर गया तो एक लेक बन गई। तो लोनार लोग कहाँ पर है? तो डेक्कन प्लेट्यू में है। डेक्कन प्लेट्यू का जो वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक सिस्टम है वहाँ पर है ये, और 35,000 से लेकर 50,000 साल पुराना माना जाता है इसको। और ये लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है जो कि मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है। याद रखिए, अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। तो इसकी लोकेशन आप मैप पे मार्क कर लीजिए कहाँ पर है ये। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोनार क्रेटर का कलर जो है इसका काफ़ी चेंज होता रहता है, तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इस वजह से क्यों होता रहता है? क्योंकि इसके अंदर एनारोबिक साइनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं, जिसकी वजह से इसका पानी काफ़ी ज़्यादा सलाइन है, अल्कलाइन है, और काफ़ी कभी कभी जो अल्गल ब्लूम होती है उसकी वजह से इसका रंग भी बदलता है। और ये महाराष्ट्र की सेकंड रामसार साइट है आफ्टर नंदुर मधेश्वर बर्ड लाइफ सेंचुरी जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर सरोवर लेक जो है, जिसे कि कीथम लेक भी कहते हैं, जो कि सिर सरोवर बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर है। और इसे बर्ड सेंचुरी 1991 में डिक्लेयर किया गया था। और ये यमुना रिवर जो आगरा में है उसके पास है और ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। और इसमें अंदर 165 स्पीसीज हैं माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड के। और इसके पास एक बेयर रेस्क्यू सेंटर भी है जो कि डांसिंग बेयर को रेस्क्यू करके वहाँ रखा जाता है। तो देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक तो किस में ऐड हुआ है, रामसार साइट में। इसको किस एक्स्ट्रा नाम से, किस अतिरिक्त नाम से भी जाना जाता है, तो कीथम लेक के नाम से जाना जा सकता है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, ये चीज़ हमें पता है तो हमारा काम बन गया। हमें इतनी जानकारी चाहिए। लोनार ऑलरेडी फेमस है। लोनार के पास कौन सा टाइगर रिजर्व है, लोनार किस शहर में है, ये आपको पता होना चाहिए। और रामसार साइट्स की जब हम बात करें, रामसार साइट्स जो वेटलैंड्स की होती हैं, ये कब हुई थी? ये कन्वेंशन कभी ट्रीटी हुई थी? 1971 में हुई थी। कहाँ पर रामसार है? तो ईरान में है, कैस्पियन सी के साउथ में है। और ये कब इंडिया के फोर्स में आया था? 1982 में। क्योंकि जो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के उसको हम रामसार साइट में डिक्लेयर करते हैं। और इनका मिशन क्या है? इनका मिशन है कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब लोकली, नेशनली और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू जो भी महत्वपूर्ण वेटलैंड्स हैं उनको सस्टेनेबली डेवलप करना दुनिया भर में, ये इनका लक्ष्य है। अब जो वेटलैंड लिस्ट आती है इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इसके अंदर उन वेटलैंड्स को रखा जाता है जहां ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर प्रभावित हो रहा है या उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। इनको भी रामसार लिस्ट के पार्ट में डाला जाता है। जो ज़्यादा सेंसिटिव है इकोलॉजिकली, जिन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उनमें इंडिया के 2 साइट्स हैं, एक कालादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में और एक लोकटक जो कि मणिपुर में है। ये तो होगी इनकी बात। अब अगला आर्टिकल बात कर रहा है टेक्निकल रिसेशन के बारे में, जो कि कहा जा रहा है कि भारत में आ रहा है। आरबीआई ने ऐसा कहा है फर्स्ट हाफ 2020 और 21 में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंडिया के टेक्निकल रिसेशन आ रहा है। देखिए, रिसेशन क्या होता है? जब लगातार 2 क्वार्टर में आपका जो अर्थव्यवस्था है वो डिक्लाइन करती है तो उसे आप कहते हैं रिसेशन। तो बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्शन, बैक टू बैक मतलब जो घटता है जीडीपी तब उसे कहते हैं। घटा मतलब सिकुड़ता है जीडीपी, मतलब प्लस, जैसे +7% था तो ऐसा नहीं कि 6% हो गया तो वो रिसेशन हो गया। मतलब -1% अगर हो गया या नेगेटिव्स में जब जा रहा है लगातार 2 बार जब होता है ऐसा 2 क्वार्टर्स में, तो हम कहते हैं कि रिसेशन आ गया। अब कहानी है टेक्निकल रिसेशन क्या होता है। देखिए, रिसेशन नॉर्मली तब आता है जब जीडीपी में कोई ऐसी गड़बड़ हो रही हो कि आपकी जीडीपी बढ़ नहीं रही है, इस वजह से रिसेशन आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिसेशन किसी वन ऑफ इवेंट की वजह से होता है कि कुछ ऐसी चीज़ होगी, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी दुनिया भर की रुक गई है। तो ये इस वजह से नहीं कि कोई स्ट्रक्चरल रीजन है या कोई जीडीपी पे प्रभाव हो रहा है, ऐसी पॉलिसी आ गई है, सब कुछ ठीक है, पर एक इवेंट आ गया इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये आमतौर पर शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं ऐसे रिसेशंस, टेक्निकल रिसेशंस, और ये जल्दी रिकवर कर जाती है इकोनॉमी। तो टेक्निकल रिसेशन जो है जीडीपी का ट्रेंड कैप्चर करके बताता है, लेकिन जो प्रॉपर रिसेशन है वो बताता है कि भाई पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी ही डिक्लाइन कर गया है। अब जैसे अभी हम देखें जो रिसेशन आ रहा है, जो जीडीपी डिक्लाइन हुई है, इसकी वजह हमें पता है कि क्योंकि मार्केट्स बंद थे, प्रोडक्शन ही बंद हो गया था, क्योंकि ऐसा किया गया था पेंडेमिक की वजह से। ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर नहीं है, अभी तक फैक्ट्रीज वही हैं और कारें भी बिकेंगी, बाइक्स भी बिकेंगी, हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा, लेकिन ड्यू टू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आया। वही इसीलिए हम उसे टेक्निकल रिसेशन कह रहे हैं, जो कि ब्रॉड बेस्ड डिक्लाइन नहीं दिखा रहा है इकोनॉमी में, बल्कि एक शॉर्ट टर्म वन ऑफ इवेंट के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो है वो है एरियल स्पेस मिशन। एरियल स्पेस मिशन ईएसए का है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इन्होंने ये अपना एक्सप्लोर जो ये भेजने वाले हैं 2029 में, ये स्पेस टेलीस्कोप होगा। इसका कार्य होगा स्टडी करना जो एक्सो प्लैनेट्स हैं उसको। तो भाई आपके काम की चीज़ें, एरियल स्पेस मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? ईएसए। ये है क्या? एक स्पेस टेलीस्कोप है। इसका कार्य क्या है? 2029 में जो लॉन्च होने वाला है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी करना। ये बताएंगे कि एक्सो प्लैनेट्स का क्या नेचर होता है, कैसे फॉर्म होते हैं और क्या इवोल्यूशन हुआ है, कैसे एक्सो प्लैनेट्स फॉर्म अप हुए हैं। एक्सो प्लैनेट्स हैं क्या?
एक्सो प्लैनेट्स मतलब वो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं और जो हमारा सन है ना, हमारा जो सन है उसको फॉलो नहीं, अब उसके चक्कर नहीं काट रहे, ये किसी और स्टार के चक्कर काट रहे हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा सोलर या एक्सो प्लैनेट्स भी कहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। इन्हें क्यों स्टडी किया जाता है? इसलिए स्टडी किया जाता है कि भाई उम्मीद की जाती है कि इनमें भी जीवन हो सकता है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ज़रूर है पर जीवन होने की संभावना यहाँ भी है। अभी तो कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन प्रयास वैज्ञानिकों का जारी है और अभी तक माना जा रहा है कि लगभग 1000 एक्सो प्लैनेट्स हैं कोई जिनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो इनकी थर्मल स्टडी हुई, केमिकल कंपोजिशन हुई, इन सब की स्टडी करेगा कौन? एरियल स्पेस मिशन। कौन लॉन्च कर रहा है? ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये तो बात हो गई एरियल स्पेस मिशन की। अब देखिए हमने ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स आज के कवर कर लिए। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि QRSAM जो क्विक रिएक्शन सर्विस सिस्टम है, ये इसकी रेंज लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर है। सही है गलत है बताइए आप मुझे। दूसरा, चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट करता है, टेन्योर 5 साल का होता है क्या इसका? सही है गलत है बताइए। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ RCEP, ये भी हमने बात करी थी। टिस्टेन दा कूना फुल्ली प्रोटेक्टेड मैरीन रिजर्व अटलांटिक ओशन में है या नहीं? कहां पर है? लोकेशन बताइए। एरियल स्पेस मिशन इसरो का मिशन है जो कि स्टडी करेगा नेचर, फॉर्मेशन, एवोल्यूशन ऑफ एक्सो प्लैनेट्स का। क्या इसरो का लॉन्च है? क्या ये एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी करेगा या नहीं करेगा? सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारे आंसर्स पता होंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी